नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हरीश रावत ने 3 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट को चुन लिया। हरीश रावत ने रायपुर, डोईवाला और धर्मपुर में से धर्मपुर को चुना और इस सीट के बूथ नंबर 74 को चुन लिया। उसके बूथ के वो एजेंट बन गए। अब सवाल एक है, हरीश रावत ने धर्मपुर विधानसभा सीट को ही क्यों चुना और इस सीट के बूथ नंबर 74 के अध्यक्ष की जिम्मेदारी को ही क्यों चुना? इसी सवाल के आसपास बात करेंगे और इस सवाल के उत्तर तक पहुंचने के लिए कुछ आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए। जिस बूथ नंबर 74 को हरीश रावत ने चुना है, इस बूथ पर हरीश रावत का वोट भी है, यानी यह हरीश रावत का बूथ है और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस इस बूथ पर केवल 69 वोट ही हासिल कर पाई थी, यानी इस बूथ पर कांग्रेस हारी थी। और बात केवल इतनी भर नहीं है, अब जब गणेश गोदियाल उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं और एक तरह से राज्य में चुनावी घमासान बीजेपी और कांग्रेस के बीच में शुरू हो गया है एक तरह से, इसीलिए अब बहुत सारी चीजों को देखने की जरूरत आन पड़ी है। और हरीश रावत यह जो बूथ के अध्यक्ष के तौर पर खुद को घोषित कर रहे हैं और उन्होंने एक टाइम टेबल भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इस दिन मैं जाऊंगा वहां पर और अपने मित्रों से मिलूंगा। और ऐसे में हरीश रावत की इस बात को इस नजर से देखा जा रहा है कि कांग्रेस के अन्य नेता भी खुद को एक एक बूथ का एजेंट बनाएंगे। तो ऐसे में यह देखना चाहिए कि कांग्रेस के जो पहली पंक्ति के नेता है और विधायक है, उन्होंने पिछले चुनाव में जो बड़ा चुनाव हुआ पिछला लोकसभा का, उसमें बूथ पर उन नेताओं के बूथ पर कांग्रेस का क्या हाल था, कितना वोट मिला। और बात इतनी ही नहीं है, इसके भी आगे की है। इसीलिए आप गौर कीजिए, पहले विधायकों के आप नाम देखिए। झबरेड़ा से विधायक वीरेंद्र जाति, जवालापुर से विधायक रवि बहादुर, भगवानपुर से विधायक ममता राकेश और पिरान क्लियर से विधायक हाजी फुरकान और जसपुर से विधायक आदेश चौहान। कांग्रेस के 5 ऐसे विधायक हैं जिनकी विधानसभा में कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में इतने वोट पाए कि एक तरह से विधानसभा में कांग्रेस जीती हुई दिखी। बाकी सारे विधायक अपनी अपनी विधानसभा सीट में लोकसभा चुनाव में इतने वोट हासिल नहीं करवा पाए। जो सांसद के उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस की तरफ से खड़ा हुआ, इतनी वोट हासिल नहीं करवा पाए कि कांग्रेस उनकी विधानसभा में जीत सके। यह तो हुई पहली तस्वीर। कांग्रेस पूरे राज्य में केवल 7 विधानसभा सीटों पर ही जीत के आंकड़े को छू पाई थी लोकसभा चुनाव में, और 5 सीटें जिनके मैंने अभी नाम लिए, इनमें से 5 विधानसभा क्षेत्र तो ये है और इसके अलावा लक्सर और मंगलौर विधानसभा सीट। यानी कि अगर आप देखेंगे ये सारी विधानसभा सीटें हरिद्वार में आती है और एक जो विधानसभा सीट है वो उधम सिंह नगर में आती है, जसपुर। इसके अलावा उस वक्त कांग्रेस के पास 18 विधायक थे जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे। सभी अपनी अपनी विधानसभा में इतने वोट अपने सांसद के उम्मीदवार को नहीं दिला पाए थे ताकि वो कम से कम उस विधानसभा क्षेत्र में तो जीत ही जाए जिस विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। यह तो हुई एक बात। अब दूसरी बात पर आते हैं। यशपाल आर्य, हरीश रावत सहित करीब करीब सारे बड़े नेता अपने बूथ को नहीं बचा पाए थे। अब सवाल आता है कि बूथ को क्यों नहीं बचा पाए थे, यह हुआ क्यों? यह इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे कर्ण मेहरा ने कहा, सार्वजनिक तौर पर कहा था, मीडिया को दिए बयान में कहा था कि जो 5 लोकसभा की सीटें हैं उन पर कांग्रेस के बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहे। जैसे यशपाल आर्य अल्मोड़ा से, हरीश रावत हरिद्वार से, प्रीतम सिंह टिहरी से, वो गणेश गोदियाल ने चुनाव लड़ा था। गणेश गोदियाल को छोड़कर सारे ही नेताओं ने मना कर दिया था। चक्रातम में कांग्रेस तीसरे नंबर पर आ गई लोकसभा के चुनाव में, जो प्रीतम सिंह का सालों से गढ़ है, दशकों से गढ़ है। हरीश रावत ने खुद चुनाव लड़ने के बजाय अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतारा और यह जो बूथ के अध्यक्ष हरीश रावत बने हैं, यदि 2024 में ऐसा करते, 2024 के चुनाव में वो हरिद्वार को छोड़ ही नहीं पाए बहुत हद तक, तो हो सकता है तस्वीर कुछ और होती। यह तो हुई एक बात। अब चर्चा यह है
हरीश रावत अपने पुत्र आनंद रावत को धर्मपुर से चुनाव लड़ा सकते हैं, चुनाव लड़ाना चाहते हैं। कांग्रेस में अभी धर्मपुर विधानसभा सीट से वैसे महिला कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है ज्योति रौतेला वो तैयारी कर रही है, सार्वजनिक तौर पर तैयारी कर रही है। कांग्रेस के जो सिटिंग विधायक है या तो वो अपने अपने क्षेत्र में पूरी तरीके से तैयारी करते हुए दिख रहे हैं, या कुछ लोग जो है उनमें से एक ज्योति रौतेला है जो धर्मपुर को चुनकर उसमें ऑफिस खोलकर बाकायदा तैयारी कर रही है। हरीश रावत के धर्मपुर सीट पर अपने बूथ का एजेंट खुद को घोषित करने पर उनकी क्या राय है, यह भी सुनेंगे, सुनना चाहिए। लेकिन पहले धर्मपुर से जो बीजेपी के विधायक है विनोद चमोली, उनकी बात सुननी चाहिए। विनोद चमोली और हरीश रावत के बीच में बहुत बयानबाजी हो रही है, खासकर उस वक्त से तो बयानबाजी बहुत ही ज्यादा हो रही है जब यह संदेश हरीश रावत ने दिया था कि आनंद रावत भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उनका यह बयान हरीश रावत के द्वारा बूथ के खुद को अध्यक्ष घोषित करने से पहले का है विनोद चमोली का, फिर भी यह बयान सुनना चाहिए और इससे यह समझ में आता है कि बीजेपी उनको लेकर आखिर सोचती कैसे है, हरीश रावत को लेकर। देखिए, कांग्रेस के अंदर हमेशा ही अंतर्कलह रहा है और इस समय वह वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जिसका मैं प्रमुख कारण जो मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने समय से पहले चुनाव प्रबंधन समिति बना दी, चुनाव संचालन समिति बना दी। अध्यक्ष तो पार्टियों के बनते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और हरीश रावत जी भी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, चिरपरिचित चेहरा है, पुराने राजनीतिज्ञ हैं। तो कुल मिला के वहाँ पर एक वर्चस्व की लड़ाई आज प्रारंभ हो गई है। हरीश सिंह रावत जी का संभवतः प्रयास होगा कि वो कांग्रेस को दोबारा से ग्रैब कर लें और वो तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक हरीश रावत जी को हाशिए पे नहीं लगाते हैं। तो ये इस प्रकार एक वर्चस्व की लड़ाई इस समय कांग्रेस के अंदर चल रही है और मैं समझता हूँ कि समय से पहले चीज़ों को तय करने के कारण ये लड़ाई साल भर के अंदर इस चरम तक पहुँच जाएगी कि कांग्रेस स्वयं को ही नहीं संभाल पाएगी, चुनाव तो कहाँ लड़ पाएगी। बीजेपी के विधायक विनोद चमोली कांग्रेस में तकरार की बात कर रहे हैं। वैसे तकरार तो बीजेपी में भी दिखने लगी है, इस पर अगली स्टोरी में बात कर लेंगे, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का एक बयान आया है अनिल बलूनी के उस बयान पर जो उन्होंने कोटद्वार में दिया। लेकिन अभी सवाल इस पर कि हरीश रावत अपने बूथ के अध्यक्ष बनने को लेकर क्या कह रहे हैं। आज हमारे पार्टी के सामने एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। श्री गोदियाल जी अत्यधिक चुनौतीपूर्ण स्थिति में प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं। तो इस चुनौती के समय में हम सबको अपने अपने तरीके से उनको ऑफर करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। और मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं तो आज भी पार्टी के सबसे शीर्ष बॉडी का सदस्य हूँ जो है, तो ऐसा नहीं। मगर हमारा दायित्व है कि जहाँ तक हम पहुँचे हैं, जिस पार्टी के बल पर पहुँचे हैं, उसको ग्रास रूट लेवल पर हम मजबूत करें। और उसके लिए मैंने अपनी सेवाएं ऑफर की हैं। और मैंने तो आज अध्यक्ष जी से फिर कहा है, पुनः आग्रह किया है कि अध्यक्ष जी एक आध हफ्ता हम सबसे कह दो कि बूथ पर चलो। और यदि सब नेता एक बार बूथ पर चले गए तो इससे बूथ पर जो है हमारी संख्या इतनी है कि हम राज्य के आधे के करीब बूथों को एकदम से इनर्जाइज कर देंगे। यदि हम बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं से मिलें, लोगों से मिलें, बात करें, तो ये है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर घोषणा की है कि वो 27 नवंबर की तारीख को दोपहर में 3 बजे धर्मपुर विधानसभा सीट के बूथ नंबर 74 पर जाकर अपने मित्रों और साथियों के साथ संवाद करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, धर्मपुर विधानसभा सीट को लेकर आनंद रावत की दिलचस्पी दिखती है। उन्होंने पिछले दिनों इसको लेकर कई सारे बयान भी दिए थे और हरीश रावत ने भी बहुत सी बातें कही थी। विनोद चमोली ने तो, जो बीजेपी के विधायक है यहाँ से, उन्होंने तो ये कह दिया था कि यदि हरीश रावत अपने बेटे की राजनीतिक कैरियर शुरू होने से पहले ही राजनीतिक हत्या कराना चाहते हैं तो उनका धर्मपुर में स्वागत है। इसीलिए यह तो तय बात है कि अब जब धर्मपुर के एक बूथ को हरीश रावत ने एजेंट के तौर पर चुन लिया है तो यह बात बार बार आएगी एक सवाल के तौर पर कि क्या आनंद रावत आने वाले समय में धर्मपुर से चुनाव लड़ेंगे। अभी तो कांग्रेस में इस विधानसभा सीट से पूरी तरह तैयारी करती हुई जो मैदान में जुटी हुई है वो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष
ज्योति रौतेला है। देखिए, मेरा मानना है कि कभी भी जो बड़े लीडर जब भी इस तरीके की बात करते हैं, हरीश राव जी का कद कांग्रेस पार्टी में और इस प्रदेश में बहुत बड़ा है। कांग्रेस के लीडर है, अगर वो बूथ अध्यक्ष बनने की बात कर रहे हैं, उस बूथ अध्यक्ष के रूप में काम करने की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को मॉरल सपोर्ट देता है। और मैं खुद धर्मपुर से विधानसभा की तैयारी कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जैसे उनके लिए अनुपमा है, मैं भी उनकी बेटी हूँ और उनके धर्मपुर में आने से मुझे उनका आशीर्वाद मिलेगा। ज्योति रौतेला का कहना है कि धर्मपुर में बूथ अध्यक्ष बनने का उनको लाभ होगा हरीश रावत के। अब लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर बात किसी दूसरी दिशा में ही चली जाएगी, इस पर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हरीश रावत की जो राजनीति करने का तरीका है, जो उनकी राजनीतिक चालें है, वो इतनी सीधी तो नहीं पड़ती है। वो कई बार जो कहते हुए दिखते हैं, परिणाम उसके एकदम विपरीत आ जाते हैं। वो जो कहते हैं उसके असर वो जानते हैं, राजनीति में कैसे दांव पेंच और कैसे मोहरे चले जाते हैं। इसीलिए हरीश रावत की बातें इतनी सीधी तो नहीं होती है। तो इसीलिए वो जो वहाँ बूथ अध्यक्ष बनने का ज्योति रौतेला को फायदा होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी तो मौजूदा समय में ये देखना होगा कि हरीश रावत की तरह ही कांग्रेस में कौन कौन बड़े नेता है जो आने वाले समय में ये जल्दी एक एक बूथ के अध्यक्ष खुद को घोषित करेंगे। वैसे गणेश गोदियाल ने एक बड़ा काम किया है, जो कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है देहरादून में, उसमें अपने सभी बड़े नेताओं को एक एक कक्ष आवंटित कर दिया है। इसका एक फायदा यह हुआ कि जो अपने अपने नेताओं के फॉलोअर्स है वो कांग्रेस के मुख्यालय में दिखने लगे। अब उनके नेता वहां पर कितना बैठेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन गणेश गोदियाल ने सभी नेताओं को एक दफ्तर में एक छतरी के नीचे लाने की कवायद तो शुरू ही कर दी है। अब ये कवायद कितना पॉजिटिव, कितना अच्छा फल देगी, यह थोड़ा सा आने वाले समय में दिखता हुआ महसूस होगा कि आखिर गणेश गोदियाल की कोशिशें जा किस दिशा में रही है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।